नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपनी जो सीटेट की तैयारी है ना, जो सितंबर में पेपर है उनकी जो है तैयारी बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो भी सीटेट में अभी तक पेडागोजिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं सब जो है क्वेश्चन आज की क्लास में मैं लेकर आया हूँ और देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन पर्यावरण के हल करना है। और आज के जो क्वेश्चन हैं वो पूरे जो है एनसीईआरटी बेस हैं, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में काफ़ी एनसीईआरटी जो होती है वो काफ़ी एवरेज होता है पेपर में, है ना। तो एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चन पूछता है सीटेट में, इसलिए आप लोग सभी लोग क्लास में लास्ट तक बने रहें और देखते रहें सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम को। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन पर आज का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझते चलना है और करते चलना है, ठीक है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण की शिक्षिका के पास दत्तकार जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है। देखिएगा कोई भी एक बच्चा है, मान के चलो कोई भी बच्चा है ना, यदि वो कोई भी कार्य दिया गया है और उसको नहीं कर रहा, इस कारण से निपटने के लिए कौन सा इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा पहला ऑप्शन क्या कहता है कि इस बात के विषय में प्राचार्य को सूचित करना, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। थर्ड कहता है अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना। और फोर्थ कहता है कि उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक के लिए नोट लिखना। तो देखिएगा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन है क्या कहता है, इस बात के विषय में प्राचार्य को सूचित करना। देखिएगा आप कक्षा शिक्षक हैं, आपको सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है ना। प्राचार्य का वहाँ पे कोई काम नहीं है, आप उनसे बिल्कुल कुछ भी नहीं कहना। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, यदि बालक कहीं पे भी समस्या जाती है तो उस समस्या से आपको सुलझना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्राचार्य वाली कोई बात नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन को काटते हुए चलना है ना। ऐसा यदि हम करते हैं तो ज़्यादा तरीके से हम बढ़िया तरीके से क्वेश्चन के हल कर सकते हैं, ठीक है ना। पहले तो ऑप्शन काटना सीखिए। तो देखिएगा ये तो हो नहीं सकता, उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना। तो देखिएगा ये भी हम बालक के साथ कोई गलत नहीं कर सकते, है ना। यहाँ बालक को किसी भी चीज़ से रोक नहीं सकते, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अनियमितता के कारण का पता करना और समीर को परामर्श देना, यहीं पे देखिएगा यदि बालक ऐसे काम कर रहा है तो उसका कारण पता करना है अपन को, है ना, कि किस कारण से बालक जो है ऐसा नहीं कर पा रहा या कोई भी कार्य करके नहीं आ रहा, उस कारण का पता लगाना, ठीक है। और आप ही लगाएंगे क्योंकि आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप कक्षा शिक्षक हैं उसके, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी जो मानती है वो क्या कहती है, एनसीएफ है, एनईपी है, वो एक शिक्षक को क्या मानता है, सहायक मानता है, ठीक है ना। बालक सब कुछ है, आप उसके जो है सहायता करने वाले एक शिक्षक एक सहायता के रूप में रहता है, सहायक के रूप में, ठीक है ना। तो बालक की अनियमितता का कारण का पता लगाना है कि वो किस कारण से ये कार्य करके नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या कहता है कि उसकी अनियमितता के बारे में अभिभावक। देखिएगा आप पढ़ा रहे हैं, आपको ना तो अभिभावक से निपटना है ना किसी से, स्वयं सारी चीज़ों को देखना है, कारण का पता लगाना है और उसे परामर्श देना है कि अगली बार से जो कार्य दिया जाए उसको करके आना है, ठीक है। ऐसे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं, है ना, ये एकदम क्या है, पेपर वाले क्वेश्चन हैं, आप लोग ध्यान से समझते चलना। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। तो देखिएगा कोई भी जो खाद्य पदार्थ हैं, यदि हम पढ़ा रहे हैं बालक को खाद्य पदार्थों के बारे में, है ना, खाने वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें किस तरीके से ताज़ा रखा जा सकता है। तो यहाँ पे पहले अपन को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ए नंबर में क्या है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें पानी ठंडा है, ठीक है ना। तो ये एक ये हो गया। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है, फिर नीचे आंसर देना है, ठीक है। बी नंबर में क्या कहता है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, ठीक है ना, बी हो गया। सी नंबर पे क्या है, उसे धूप में खुला फेंक देती है, ठीक है। और डी कहता है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। अब देखिएगा यहाँ तो हमने देख लिया, लेकिन हमारा प्रश्न कहाँ पे शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना।
अब क्या कह रहा है कि उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। अब आपको ये बताना है कि जो बी ऑप्शन है, यहाँ पे जो बी दिया है, बी को अपन को पकड़ लेना है। क्या कहता है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तो आपने देखा होगा गीले कपड़े में यदि कोई चीज़ सुरक्षित रखना है तो किस चीज़ को हम जो है गीले कपड़े में लपेट के रखते हैं। वही कह रहा है कि बी के लिए कौन सा यहाँ पे हो जाएगा, है ना। जो ये बात हो रही है ये किसकी बात हो रही है। तो पहले नंबर पे क्या है, पकी हुई चावल। सेकंड कहता है प्याज लहसुन। थर्ड कहता है हरा धनिया। और फोर्थ कहता है काजू बर्फी। तो देखिएगा जो हम गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं वो हरा धनिया है, ठीक है ना। तो धनिया ताकि ख़राब ना हो, है ना, हरी भरी रहे, इसके लिए हम उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से NCERT बेस पूछता है सीटेट पेपर, है ना। तो ध्यान से समझना है और क्वेश्चनों को करते चलना है, समझते चलना है। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। आज काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटेट में। कक्षा 5 के विद्यार्थी को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। देखिए गलत बताना है। यहीं पे मैं आपको बता दूं कि कई बार सीटेट क्या पूछता है, हाँ या नहीं में पूछता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, गलत या सही या नहीं पूछेगा, है ना। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे आपको नेगेटिव ऑप्शन देखना है। तो देखिए घर्षण का मतलब होता है ना, समझ रहे होंगे, आगे देखिएगा समझते हैं। फर्स्ट क्या कहता है कि पेन की नोक और पेपर के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम लिख पाते हैं, बिल्कुल, है ना। जब दोनों में आपसी घर्षण होता है तब हम किसी भी चीज़ को लिख पाते हैं, ठीक है। तो पेन और पेपर के बीच में घर्षण होता है ना, ठीक है। तो ये तो ठीक है। हमारे जूतों और ज़मीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण हम चल पाते हैं, ये भी सही है ना। ज़मीन के बीच जो है घर्षण होता है तभी तो हम चल पाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी सही है। यहाँ पे क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ही हमेशा हमारे पास वापस आती है। तो क्या ये घर्षण के कारण आती है, बिल्कुल नहीं, है ना। जो हम ऊपर किसी भी चीज़ को यदि फेंकते हैं और वो पुनः नीचे आ जाती है, ये तो गुरुत्वाकर्षण के कारण है ना। पृथ्वी में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण किसी चीज़ को हम यदि फेंकते हैं तो वो वापस आती है ना। तो घर्षण के बारे में ये कथन गलत हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण की बात हो रही है ना। तो आप यदि बालक को पढ़ा रहे हैं तो ये थोड़ी ना बताएंगे कि घर्षण के कारण ये कोई भी वस्तु वापस आती, ठीक है। तो यहाँ पे गलत पूछा था, है ना। तो गलत के साथ हम यहाँ पे जाएंगे। गलत यही लिखा है कि ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण ही हमारे पास आकर गिरती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है कि ब्रेक लगाने पर वाहन रुक जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। कहता है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैर रही है ना, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यानित किया जा सकता है। तो देखिएगा कोई भी एक बालक है वो क्या देखता है कि स्टील की खाली जो कटोरी है वो पानी में तैर रही है, लेकिन जो लोहे की एक कील होती है वो डूब जाती है ना। तो ये किस कारण से है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, है ना, कि स्टील की जो कटोरी है जो उसमें बल लग रहा है वो उसके भार की तुलना में ज़्यादा है, और जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बी के साथ चले जाएंगे। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, है ना, बी यानी दूसरा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पेडागोजी का क्वेश्चन है, देखिएगा। वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं। देखिएगा यानी वायु प्रदूषण के बारे में हम पढ़ा रहे हैं तो 4 जो शिक्षक हैं वो चारों अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अपनी अपनी शिक्षण विधियों के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी। तो देखिएगा चारों को आपको ध्यान से देखना है। पहला क्या है कि प्रकरण को पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्न के उत्तर लिखवाना, क्या ये हो जाएगा। सेकंड कहता है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्ष को सरणीकृत करें, है ना, क्या ये होगा। थर्ड कहता है विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण के वृत्त चित्र दिखाना, क्या ये हो जाएगा। और फोर्थ कहता है विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक में प्रकरण का सस्वर
पठन करने के लिए कहना। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अब यहाँ पे आपको कीवर्ड भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अभ्यास वाली बात आ जाए तो बालक से ज़्यादा अभ्यास नहीं करवाना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ थर्ड क्या कहता है, वायु प्रदूषण के केवल वृत्त चित्र खींचने से नहीं होगा, ठीक है ना। वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ाना है तो केवल चित्रों के माध्यम से तो नहीं पढ़ा सकते, है ना। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में है कि विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण का सस्वर वाचन, देखिएगा कोई भी चीज़ सस्वर वाचन का मतलब होता है स्वयं पढ़ना, ठीक है ना। तो यदि वो खुद स्वयं से पढ़ेगा तो कैसे समझ पाएगा, ये गलत है, ये भी गलत है ना। सबसे बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे सेकंड वाला है कि विद्यार्थी से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठे करें, है ना। जो उन्होंने देखा उन चीज़ों को इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करती हुई निष्कर्ष को सारणीकृत करें, ठीक है ना। तो इससे जब बालक स्वयं कुछ किसी चीज़ को करता है तो वो बेहतरीन तरीके से सीखता है, ठीक है। और उसको हम बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो चीज़ें वास्तविक जीवन से जुड़ गई उसके, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है और यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो आप भी कल के दिन किसी विद्यालय में जाएंगे तो कई बच्चे ऐसे मिलेंगे जो अक्सर रुचि नहीं लेते पढ़ने में, ठीक है ना। उनकी पहचान यदि आपको करना है तो आप क्या देखेंगे, बालक में किस प्रकार का व्यवहार देखेंगे। आक्रामक व्यवहार, है ना, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, बहुत बात करना, अति सक्रियता। तो देखिएगा इसकी यदि अपन को पहचान करना है कि बालक तनावग्रस्त है और पढ़ने में, प्रकरण को समझने में रुचि नहीं ले रहा, इसका मतलब है कि वो क्या करेगा, आक्रामक व्यवहार करेगा, आपकी ओर ध्यान ही नहीं देगा बालक, ठीक है, आपकी ओर ध्यान ही नहीं देगा। ऐसे में आप जो है पहचान कर सकते हैं कि बालक क्या है, किसी भी चीज़ में रुचि नहीं ले रहा, ठीक है ना। पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता, देखिए वही बात हो गई कि जब पूर्ण एकाग्रता रखेगा बालक तो हम तो समझेंगे कि तनावग्रस्त है ही नहीं, वो तो पढ़ने में रुचि रख रहा है ना। बहुत बात करना भी इसका तनावग्रस्त बच्चे का लक्षण नहीं है। अति सक्रियता, ये भी बहुत अच्छी बात होती है, प्रतिभाशाली बालकों में होती है ना। तो आक्रामक व्यवहार यदि बालक करता है तो ये जान लीजिए कि वो पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है ना। आपको पहचानना है बालकों को। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है, देखिएगा। अभिभावक शिक्षक अंतःक्रिया को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है ना। यहाँ पे क्या है, अभिभावक शिक्षक जो आपसी, है ना, अंतःक्रिया है उसको उपलब्ध कराने का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। सेकंड कहता है पुनर्बनन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। थर्ड कहता है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। फोर्थ कहता है कि एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यदि बालक और अभिभावक और शिक्षक के बीच में अंतःक्रिया होती है, बातचीत होती है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हमको बालक के बारे में सोचना है, बालक के बारे में बात करना है, ठीक है ना, उसके अभिभावक से। तो उसके पुनर्बनन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करनी है ना, ताकि बालक जो है बढ़िया तरीके से सीख सके। क्योंकि किसी भी चीज़ को हम जब उसके अभिभावक से बात करते हैं तो थोड़ा सा अभिभावक भी उस चीज़ पर ध्यान देते हैं, ठीक है ना, तो हमारे लिए वो बढ़िया होता है, ठीक है ना। तो जो हमारी मेहनत है वो एक बढ़िया तरीके से निकल के आती। जब हमारा बच्चा सीखता है, पढ़ता है, तो हमें भी अलग खुशी होती है। तो अभिभावकों से चर्चा करनी है, ठीक है ना। जो भी समस्याएं हैं अभिभावकों से चर्चा करें, है ना, खुद भी जानने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो उसकी कमजोरियों के लिए पता लगाना, उसकी योग्यता के बारे में चर्चा करना, ये एक शिक्षक का दायित्व बनता है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। ये डायरेक्ट सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और कई बार, एक बार नहीं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ जो बार बार सीटेट पूछता है, ठीक है ना, ताकि आपको समस्याएं न जाएं, ठीक है। और आपको यदि सीटेट क्वालिफाई करना है, वाकई आप सीरियस हैं, तो पेडागोजी को मजबूत करिए, ठीक है। इसी का एवरेज जो है काफ़ी लंबा रहता है पेपर में। चलिए अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। अब देखिएगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जब आप प्राइमरी की एनसीईआरटी देखेंगे, है ना, तो उसमें ये चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना। तो भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा होता है ना। फर्स्ट क्या कहता है, सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना। सेकंड कहता है सब्जियों को काटना तब उन्हें पानी में धोना।
थर्ड कहता है सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना। और फोर्थ कहता है बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना। तो देखिएगा सबसे बढ़िया जो है भोजन बनाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर उनको काटना, ठीक है ना। लेकिन अपन लोग ज़्यादातर उल्टा करते हैं, है ना। क्या करते हैं, पहले अपन क्या करते हैं, काट लेते हैं, काटने के बाद धोते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको पहले क्या करना है, पहले सब्जी को अच्छी तरीके से धोना है, उसके बाद काटना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक पढ़ा दिए श्वसन से संबंधित, है ना। उसके बाद वो क्या करती है, परीक्षा का आयोजन करती है और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते हैं। यह किसके कारण हो सकता है। अब आपको कारण बताना कि बालक जो है श्वसन और सांस लेने के बीच में अंतर नहीं कर पा रहे, है ना। तो ये किस कारण से हो सकता है। ए ऑप्शन कहता है वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यानित नहीं कर सकी। सेकंड कहता है वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं। थर्ड कहता है विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। फोर्थ कहता है शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ अनुशासनहीनता वाली कोई बात नहीं है ना। बालक ने प्रश्न को समझा होगा, ठीक है ना, प्रश्न समझ रहा है बालक, लेकिन टॉपिक नहीं समझ पाया, ठीक है। वह उनकी कक्षा की अध्यापिका नहीं, ऐसी बात नहीं है। इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन कक्षा अध्यापिका है कौन नहीं है ना। कोई भी टीचर यदि जा रहा है पढ़ा रहा है तो ये सबसे बढ़िया क्या होगा कि यदि बालक को समझ में नहीं आ रहा या उस परीक्षा में वो किसी भी चीज़ में अंतर नहीं कर पा रहा है ना, इसका मतलब है कि वह जो कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यानित नहीं कर सकी है। यानी जिस तरीके से उसको पढ़ाना था, एक टीचर को जिस तरीके से पढ़ाना था शिक्षिका को, उस तरीके से वो नहीं पढ़ा सकी, है ना। इसलिए क्या है कि बालक को समझ में आया नहीं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं बालक की गलती नहीं निकाल सकते हम, एक टीचर की ही गलती होती है। यदि बालक को समझ में नहीं आ रहा, नहीं समझ पाए, तब भी एक शिक्षक की ही वहाँ पे कमी है, ठीक है ना। बालक की कोई गलती नहीं होती, बालक सीखता है, प्रत्येक बच्चा सीखेगा, ठीक है ना। बस आपकी शिक्षण विधियाँ और आपकी जो पढ़ाने का तरीका है उसके कारण जो है डिफरेंस जो है प्रभाव पड़ेगा बालकों में, ठीक है ना। तो उस टॉपिक को, श्वसन टॉपिक को जो है शिक्षिका तरीके से नहीं पढ़ा सकी, इसलिए बालकों को समझ में आया नहीं, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। खाद्य पदार्थों की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। यानी खाद्य पदार्थों के बारे में यदि हमको पढ़ाना है तो सबसे बढ़िया क्या है, विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारी का मतलब होता है ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बातों को सुन पाएँ, समझ पाएँ, है ना। तो निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, विभिन्न इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। सेकंड है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं की सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। थर्ड कहता है कि जीवों के प्ले कार्ड बनाना, है ना, प्ले कार्ड बनाना और विद्यार्थी को समूह में विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। और फोर्थ कहता है विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थी को कहना। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो मुझे लगा वो ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, है ना। तो जब हम विद्यार्थी से कोई कार्य करवाते हैं तो वो बहुत तरीके से करता है ना। जीवों के प्ले कार्ड बनाना, है ना, और विद्यार्थियों को समूह में जब हम बनाते हैं, समूह में जब बालक को करते हैं तो वो एक गतिविधि बन जाती है और गतिविधि करके जो सीखते हैं वो उसमें बालक स्थायी रूप से सीखता है, ठीक है। तो श्रृंखलाओं को सोचती हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना, ये वाली रणनीति सबसे उचित हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को श्यामपट्ट पर लिख के नहीं बताना, ये नेगेटिव मानती है सीटेट, है ना। और इंटरनेट पर एकत्रित जानकारी ये गलत हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, राइट ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है देखिएगा। भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर, है ना, रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है, ठीक है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। तो ये किस पे सहायता करेगा, यदि कोई भी अपन जो है पढ़ा रहे हैं वनस्पति से संबंधित टॉपिक और उसके बाद हम जो है उसे कोई राष्ट्रीय उद्यान घुमाने ले गए, है ना,
तो वो किस प्रकार से सहायता करेगा। ठीक है, ए ऑप्शन कहता है प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित हो करने में। सेकंड कहता है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ने में। थर्ड कह रहा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास के लिए। और डी कहता है यानी फोर्थ ऑप्शन कहता है कि बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मज़ा लेने की। तो देखिएगा, मज़ा लेने वाली कोई बात नहीं है, हर चीज़ का एक उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है ना, कौशलों के विकास की बात नहीं है। क्या हुआ कि जब हम वनस्पति से संबंधित या प्राणी जात से संबंधित चीज़ें बता रहे हैं और फिर बालक को यदि हम ले जा रहे हैं सामने प्रत्यक्ष रूप से, है ना, तो ये उसके वास्तविक स्थितियों के साथ, यानी बालक स्वयं गया और वो देखा तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा, है ना। यहाँ क्या कहता है कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ देना। तो बालक के परिवेश से कोई भी चीज़ें जोड़ना या उसे प्रत्यक्ष रूप से दिखाना, है ना, तो वो एक बेहतर होता है, स्थायी सीखना होता है। ठीक है ना, स्थायी अधिगम होता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको देखते ही लग रहा होगा कि ये इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो सीटेट में हर बार पूछे जाते हैं, है ना। तो आप लोग देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। और अभी तक मैंने नहीं बोला है, लेकिन यदि मैं आपके लिए थोड़ी सा भी लग रहा है कि मेहनत कर रहा हूँ, तो इसके लिए आप एक लाइक कर सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं। आपको क्लास कैसी चाहिए, कैसी लग रही है ना, इसके बारे में भी कमेंट करके बताना है और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना है। ठीक है, तो इतनी उम्मीद आपसे है ना। बाकी जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन आएंगे सीटेट में वो अपन पूरे कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, तो पेडागोजी के क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे जब आप देखते जाएंगे, चलते चलेंगे, तो ऑटोमेटिक आपसे जो पेडागोजी के क्वेश्चन है वो आने लगेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं क्लास को और देखते हैं 12वां क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना। तो यदि अपन को पोषण के बारे में पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या होगा, मानव दांतों का प्रतिरूप दिखाना चाहिए, है ना। सेकंड कहता है शिक्षक को व्याख्या करनी, जहाँ पे भी व्याख्या वाली बात है इस ऑप्शन को तुरंत कट कर देना, है ना। तीसरा यहाँ पे क्या कहता है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन के उदाहरण देने चाहिए। बस यहीं पे बात सही हो जाएगी, उसको उदाहरण बताना है ना, कि पोषण तत्वों से जो भरपूर विभिन्न भोजन हैं उनके उदाहरण देना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। फोर्थ क्या कहता था कि श्याम पट पर पाचन तंत्र आरेख बनाना चाहिए, इससे उतना बढ़िया तरीके से बालक नहीं सीख सकता, है ना। यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन अपना थर्ड हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है कि एक कक्षा के अनुभाग, अब देखिएगा ये क्वेश्चन देखिएगा, आप लोग समझते चलना। एक कक्षा के अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयलों के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल, है ना, का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुभाग बा को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया है। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग आ जो है के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया है। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है कि, अब यहाँ पे आपको बताना है कि ऐसा क्यों है ना। एक कक्षा है जो दो भागों में है ना, एक आ और एक बा। तो ए आ वाले जो विद्यार्थी हैं उनको किस में पढ़ाया गया, मल्टीमीडिया, यानी यहाँ पे क्या सहारा लिया गया, यहाँ पे मल्टीमीडिया का सहारा लिया गया, है ना। और जो बा नंबर है इसमें ग्रीन बोर्ड का, ठीक है ना, आरेख बनाते हुए। और यहाँ पे तो इसका जो है क्या प्रभाव पड़ा कि आ नंबर के जो विद्यार्थी हैं, है ना, अनुभाग आ के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने प्रकरण को बेहतर तरीके से सीखा है, समझ लिया है। ऐसा होने का कारण क्या हो सकता है। फर्स्ट कहता है कि ग्रीन बोर्ड पर एक अच्छी सामग्री नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, ग्रीन बोर्ड भी बढ़िया है, ठीक है ना। बी कहता है बहु उपागम दैनिक जीवन की स्थितियों से अधिक नज़दीक है, क्या ये हो सकता है। थर्ड कहता है मल्टीमीडिया अधिक मितव्ययी है। और फोर्थ कहता है कि दृश्य श्रव्य सामग्री बेहतर संधारण के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है। बस यहीं पे बात सही हो जाती है, क्या हो जाएगी कि जो दृश्य, जब बालक देख के सुन के चीज़ों को देखेगा, है ना, मान के चलो अपन कोई भी मोबाइल में रख के चीज़ें दिखा रहे हैं तो बालक बढ़िया तरीके से देखेगा फ़ोन में, है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, है ना। तो दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ जो होती हैं वो भी अधिगम को बढ़िया तरीके से बालक को सीखने में, रुचि रखने में काफ़ी मदद करती हैं, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कहता है एक कक्षा में औसत से कम 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी, है ना। कहने का मतलब क्या है कि कक्षा में जो है
औसत से कम यानी थोड़ी सा कम सीखने वाले 4 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना। तो उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए यानी औसत बच्चों के साथ लाने के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन कहता है उन्हें असली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का पर्यवेक्षण करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, यहाँ देखिए पंक्ति में बैठाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है उनके अधिगम के कमज़ोर क्षेत्रों की पहचान करना और उनके अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यहीं पे सही हो जाएगा। यदि बालक कमज़ोर है उसकी पहचान करना है और उसके लिए सुधारात्मक उपाय यानी कैसे सुधार हो सकता है बालक में, ये अपन को सोचना है ना, यानी एक टीचर को ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो राइट ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा। थर्ड क्या कहता है, यह सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ। नियमित रूप से बालक विद्यालय आ रहा है लेकिन फिर भी नहीं सीख पा रहा, इसका कारण क्या है कि कारण का पता लगाना है और उसका सुधार करना, ये ऐसा नहीं है गलत। उन्हें घर पर कहना है करने के लिए अतिरिक्त गृह कार्य, अतिरिक्त गृह कार्य देने से कोई मतलब नहीं है, करके नहीं आएगा बालक अतिरिक्त गृह कार्य, है ना। गृह कार्य भी एक लिमिट में दिया जाता है ताकि बालक को बोझ ना लगे, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ जो है परफेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा ये सेकंड नंबर का हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा आज का लास्ट क्वेश्चन है और देखना है समझना है, ठीक है ना। क्या कहता है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों में से कौन सा सही तरीका है। तो देखिएगा यदि आप जो है एक प्रश्न पत्र बना रहे हैं, है ना, तो उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या हो जाएगा। एक ए नंबर पे कहता है कि डिज़ाइन तैयार करना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और अंक योजना लिखना, क्या ये हो जाएगा। सेकंड कहता है डिज़ाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना। थर्ड कहता है प्रश्न लिखना और उनका संपादन करना, डिज़ाइन से मिलान करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना और अंक योजना लिखना। और फोर्थ कहता है कि प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, डिज़ाइन करना और अंक योजना लिखना। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि क्या करना है। यदि आप एक प्रश्न पत्र को तैयार कर रहे हैं, है ना, तो उसके लिए सबसे परफेक्ट जो हो जाएगा इसमें सबसे पहले प्रश्न पत्र की डिज़ाइन तैयार करो, है ना, फिर उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो, ठीक है ना। फिर उसमें क्या करना है, प्रश्न को लिखना है और फिर लास्ट में क्या बनाना है, अंक योजना बनाना है, ठीक है ना, कि कौन सा प्रश्न कितने अंकों का रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया, क्लियर है ना। तो यहाँ पे आपकी जो है मैंने 15 क्वेश्चन लगभग करवाए हैं। आप लोग अपना लास्ट में स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर क्या रहा है। और पर्यावरण की जो है इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो काफ़ी बड़े होते हैं, है ना। सीटेट में समाज आधारित होती है पैडागोजी यदि आपके दिमाग में चढ़ गई तो ये मान लीजिए कि सीटेट निकालना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं पैडागोजी हम लोगों को थोड़ी सा पीछे छोड़ देती है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपकी पैडागोजी बढ़िया तरीके से हो जाए, है ना, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसी बढ़िया अंदाज में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, देखेंगे अगला जो भी आएगा टॉपिक देखेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बढ़िया अपनी तैयारी करते रहिए जब तक पेपर हो नहीं जाता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।